हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए ना साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना देखने के लिए बार बार एग्जाम में मिलता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं क्या है। लघु पतन से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, तो देखिए जब विद्युतमय तार का मतलब समझते हैं जिसमें करंट होता है। ठीक है ना, जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला, और दोनों तार जो आपस में सट जाता है, संपर्क में आ जाता है, तो उस स्थिति में जो क्या होता है, प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है और वहाँ पर धारा जो है तेज़ी से प्रवाह होने लगता है। जैसे आप देखते होंगे ना, ये बगल में देख लीजिए, चिरचिर के आवाज़ जब आ रहा है, चिरचिरापन आ रहा है, जो आपस में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत पतन। समझ में आ गया आपको? देखिए जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाता है तो ऐसे स्थिति में परिपथ का जो है प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उनमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है। इसी को हम लोग लघु पतन बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है लसिका क्या होता है। तो दोस्तों देखिएगा, लसिका एक चिपचिपा संयोजी ऊतक होता है। ठीक है ना, जो कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान में, जो कोशिका है ना उसके रिक्त स्थान में भरा रहता है। इसे जो है ना अंतरा कोशीय द्रव भी कहा जाता है। ठीक है ना, प्लाज्मा प्रोटीन और कई रिक्त कोशिकाएं जिन्हें लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, सभी लसिका में पाए जाने वे जो है एक स्पष्ट तरल है जिसमें शायद कोई प्रोटीन हो। ठीक है ना दोस्तों, कहने का मतलब है ना लसिका एक चिपचिपा संयोजी ऊतक है। ठीक है, जो कोशिका के अंदर भरा होता है। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, उदाहरण सहित समझाइएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु समझ रहे हैं आप, ये परमाणु है। ठीक है, 4 गो कक्षा का आप जानते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा, मान लीजिए बाहरी कक्षा ये है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की, आपको पता है कि एसपीडी पता है आपको, तो S कितना रखता है, P कितना रखता है और D कितना रखता है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन जो बाहरी कक्षा जो यहाँ पर D है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है ना, देखिए एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, क्योंकि उसके पास सभी आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, संयोजी कोष्ठ में जो है, संयोजी कोष्ठ में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है कम से कम। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, सांस लेना और सांस छोड़ना आप समझ रहे हैं, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है ना, तो इसको एक सही तरीका से समझ लीजिए कि नासिक मतलब नाक के द्वारा जो है हवा को लेते हैं। ठीक है ना, वो फेफड़ा तक पहुंच जाता है और फेफड़ा जो है क्या करता है कि उसमें से ऑक्सीजन लेकर, ठीक है ना, कोशिकाओं तक पहुंचा देता है और कोशिका जो है कोशिका उपयोग कर लेता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस कर देता है और उसी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके उदाहरण यानी कहने का मतलब इसके नियम भी बताइएगा। ठीक है ना, तो देखिए जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से, मान लीजिए ये यहाँ से प्रकाश है, ये प्रकाश है, ठीक है, और यहाँ से किसी चिकनी पर गया और टकरा कर यहाँ से लौट आया। ठीक है ना, यहाँ गया और यहाँ से लौट आया, तो कहेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर लौटती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों इसके 2 नियम है,
पहला जो है आपतित किरण, ठीक, यानी समझिएगा इसको। देखिए इसके दो नियम है। ये आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, और दूसरा का है परावर्तित किरण, यानी यहाँ से जाने वाला किरण, ठीक, यहाँ से जाने वाला किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक। तो अब यही बात को तो बताना है कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ होता है? एक ही बिंदु पर होता है, एक ही पॉइंट पर होता है, ठीक है ना। और एक और दूसरा का नियम बताना है कि इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने जो है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण से समझाइए, ठीक है ना। तो देखिए वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, अभिकारक बताते हैं अभिकारक क्या होता है, एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या बराबर हो। तो देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो प्रतिफल होता है और अभिकारक होता है दोनों क्या बराबर होता है। यानी देखिए मान लीजिए संतुलित रासायनिक बताना है, और यहाँ पर यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ से क्रिया किया और यहाँ मिल गया H2O, तो ये संतुलित है। क्यों? कि यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन, ये संतुलित होता है। यानी कोई भी हमको समीकरण मिल जाए तो दोनों ओर जब है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, तो अभिकारक मेरा ये हुआ और ये मेरा जो मिल गया है इसको बोलेंगे उत्पाद, ये दोनों बराबर हो, यानी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो, उसी को हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा क्या है, ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। तो ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों हैं, देखिए पहला जो नवीकरणीय ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है, ठीक है ना। अनवीकरणीय ऊर्जा जो है जीवाश्म क्या है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है। जैसे में कोयला जो है उसके उदाहरण है, कच्चे तेल है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, ये सारे के सारे जो है क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पाचक रसों की क्या भूमिका है। पाचक रस की क्या भूमिका है दोस्तों, तो समझिएगा। यहाँ पर देखिए पाचक रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं, ठीक है। पाचक रस यानी पाचन करने वाला जो हमारा रस निकलता है उसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के भोजनों को पाचन करने में मदद करता है। बात तो क्लियर है, ठीक है ना। इस प्रकार वो क्या करता है कि जटिल खाद्य अणु को सरल जो है रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी जो हम लोग खाते हैं बड़े बड़े जो भी चीज़ होता है, मान लीजिए रोटी खाए तो वो तो जटिल है और वो उसको तोड़ देगा, पचा देगा, तो उसको सरल हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो जटिल जो है सरल रूप में वो बदल देता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, उदाहरण प्रोटीन जब टूटता है तो हमको मिलता है एमिनो एसिड, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज मिलेगा, ठीक। और लिपिड जिसको वसा बोलते हैं वो टूटेगा तो फैटी एसिड यानी वसा, अम्ल और अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लेंस जो है अपने से जाने वाले क्या प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, ठीक। नहीं समझे, फिर से समझिए ना। उत्तल लेंस
को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि वह अपने से जाने वाले किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित समझ रहे हैं? अभिसारित का चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध का संयोजन क्या है और ये कितने प्रकार के होता है? तो दोस्तों देखिए, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को जोड़कर धारा के मान में परिवर्तित किया जाता है। यानी कह सकते हैं ना कि प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। ठीक है ना। ये दो प्रकार से किया जाता है, एक तो श्रेणी क्रम में, जिसको हम लोग श्रेणी जो है बद्ध संयोजन कहते हैं, और दूसरा का जो है पार्श्वबद्ध संयोजन। तो श्रेणी में जब एक प्रतिरोध किसी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़कर परिपथ की लगाती है, माने पहला जो है प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के समांतर श्रेणी में जुड़ जाता है, अथी क्या बोलते हैं, दूसरे सिरे से जुड़ जाता है, तो उसी को पार्श्वबद्ध श्रेणी। सभी चालकों के एक सिरे को एक जगह और एक जगह पर, ठीक है ना, और दूसरे संचालकों के दूसरे जगह जोड़कर परिपथ में जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब ना, एक तो मान लीजिए ये चालक है और ये जो है, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं इससे, ठीक, इसको जोड़ दिया इससे, तो इसको बोलेंगे हम लोग श्रेणी। ठीक है ना, श्रेणी। और समांतर में क्या होगा कि ये पॉइंट है और यहाँ 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 यहाँ, यानी एक ही पॉइंट पर सभी प्रतिरोध को जोड़ दिए, तो हम इसको बोलेंगे पार्श्वबद्ध संयोजन। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम बताइए। ठीक है, और इसके काम भी बताइए। तो क्या इसका काम है देखते हैं। तो देखिए, नर जो है, नर जनन हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, और टेस्टोस्टेरोन का काम होता है शुक्राणु के निर्माण करना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा का पॉइंट जो है मादा जनन हार्मोन, दोस्तों ये जो होता है एस्ट्रोजन होता है एवं प्रोजेस्टेरोन होता है। इसका काम जो होता है ना, एस्ट्रोजन का काम होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास एवं जो है जनन शक्ति जो है ना उसके